मिलियंस, बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल को मिला दो ना, तब जाकर एक ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन होता है। मतलब लाखों करोड़ों अरबों सेल से एक ह्यूमन बॉडी बनती है। और आपको पता है ना कि इन सेल में ग्रोथ भी होती है, इन सेल्स में डिवीजन भी होता है, जैसे कि माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है। फिर हमने देखा था कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ये सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में इंटरकनेक्ट होकर एक ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। और ह्यूमन बॉडी बाहर से जितनी सिंपल, अंदर से उतनी ही कॉम्प्लेक्स। सर ये तो मेरे एक्स की बात हो गई। बाहर से जितना सिंपल, अंदर से उतना ही कॉम्प्लेक्स। हाँ जी, तो ये होती है ह्यूमन बॉडी। ठीक है सर, हमें पता लग गया कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम आपस में इंटरकनेक्ट होके ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। क्लियर? अब देखो, हमने सेल जब पढ़ा था तब हमने देखा था सेल की ग्रोथ, सेल का डिवीजन, सेल में माइटोसिस, सेल में मियोसिस। हमने देखा था सेल के डिफरेंट ऑर्गेनल, मतलब कि सेल के स्ट्रक्चर, सेल के फंक्शन, सेल में कम्युनिकेशन, सब कुछ देखा था। फिर हमने देखा था सेल से टिश्यू बनता है। टिश्यू हमने 4 तरह से देखे थे: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, और एक और टिश्यू हमने देखा था जिसका नाम है नर्वस टिश्यू। क्या नाम है? नर्वस टिश्यू। इसको हाईलाइट कर रहा हूं मैं, है ना, नर्वस टिश्यू। फिर हम देखते हैं कि टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। और आपकी ह्यूमन बॉडी में टोटल 11 ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जैसे कि इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, इम्यून सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ऐसे करते हुए टोटल 11 ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन सिस्टम होते हैं। क्लियर? उनमें से एक ऑर्गन सिस्टम होता है आपका नर्वस सिस्टम। क्या नाम होता है? नर्वस सिस्टम। तो अगर मैं बात करूं नर्वस सिस्टम की, तो ये 11 ऑर्गन सिस्टम में से एक सिस्टम है नर्वस सिस्टम। और हमने देखा कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो नर्वस टिश्यू का बना होता है। तो ये नर्वस सिस्टम कैसे बना है? नर्वस टिश्यू से मिलकर बना है, नर्वस टिश्यू से मिलकर बना है। फिर जब हमने नर्वस टिश्यू को पढ़ा था तब हमने पढ़ा था न्यूरॉन। क्या पढ़ा था? न्यूरॉन। तो नर्वस टिश्यू किससे मिलकर बना है? न्यूरॉन से मिलकर बना है। तो अल्टीमेटली यहां पर जो मेन रोल प्ले करता है नर्वस सिस्टम में वो होता है सबकाडोन न्यूरॉन। सबकाडोन न्यूरॉन। ये वैसे मैंने अभी ऐसे ही बना दिया, सबकाडोन न्यूरॉन, है ना, ये कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। ठीक है, तो सबकाडोन के तो कौन है यहाँ पर? न्यूरॉन। सबकाडोन न्यूरॉन। मैंने आपको बोला था किडनी में कौन? आपने बोला था नेफ्रॉन। मैंने आपको बोला था किडनी में भी कौन? आपने बोला था नेफ्रॉन। किडनी का क्या काम होता है? सर किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, और ब्लड को फिल्टर करके यूरिन का फॉर्मेशन करना। फिर मैंने आपको बोला था किडनी में भी कौन? तो आप बोलोगे सर नेफ्रॉन करता है। कौन करता है? नेफ्रॉन। तो वैसे ही नर्वस सिस्टम में सारे काम कौन देखता है? न्यूरॉन देखता है। देखो ये फर्क है, किडनी में होता है नेफ्रॉन, नर्वस सिस्टम में होता है न्यूरॉन। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, ध्यान रखना। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है सर, हमें पता लग गया। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ह्यूमन बॉडी। टिश्यू में हमने देखा था एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर। फिर हमने देखा था नर्वस टिश्यू। वही नर्वस टिश्यू को जब मैं देखूंगा तो उसी से नर्वस सिस्टम बन रहा है। पर नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट कौन होती है? वो होती है न्यूरॉन। ठीक है, और किडनी में कौन होता है? किडनी में होता है नेफ्रॉन। ये बात हमें पता लग गया सर। चलिए अच्छी बात है, आपको पता लग गया। अब एक बात बताइए, अगर मैं इस नर्वस सिस्टम को क्लासिफाई करूंगा तो पता है किस तरह से क्लासिफाई होता है? ये जो नर्वस सिस्टम होता है ये बना होता है दो चीजों से मिलकर। इसके अंदर आती है दो चीजें। इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो सबसे पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और फिर होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आपका नर्वस सिस्टम बना होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से। जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें आता है ब्रेन, और उसमें आता है स्पाइनल कोड। क्या क्या आता है? ब्रेन आता है, स्पाइनल कोड आता है। पर जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो दो तरह से वापस डिवाइड होता है। एक होता है आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एक क्या होता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम।
एक होता है आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो हमने नर्वस सिस्टम को क्लासिफाई किया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये तो वापस दो में डिवाइड है, एक तो हो गया आपका सोमेटिक नर्वस सिस्टम, एक हो गया आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्या हो गया? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और जब इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को मैं क्लासिफाई करूंगा तो ये फर्दर वापस दो पार्ट में क्लासिफाई होगा। एक होता है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जब मैंने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को वापस क्लासिफाई किया तो वो क्लासिफाई हुआ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि आपने जब पीएनएस को क्लासिफाई किया तो दो तरह से होता है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जब मैंने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को देखा तो मैंने देखा कि ये भी दो तरह से क्लासिफाई होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब आपको दो बातें जानना जरूरी है। एक होते हैं वॉलेंट्री कंट्रोल। वॉलेंट्री कंट्रोल का मतलब जिसको मैं खुद कंट्रोल कर सकता हूं, जैसे कि मेरा हाथ मैंने अभी उठा रखा है, फिर मैंने नीचे कर दिया, मैंने आगे कर दिया, मैंने पीछे कर दिया, तो इसमें मेरा कंट्रोल है। मैं चाहूं तो बोलूंगा, मैं चाहूं तो चुप रहूंगा, तो ये मेरा कंट्रोल है। तो जिसपे मेरा कंट्रोल होता है उसे कहते हैं वॉलेंट्री कंट्रोल। क्या कहते हैं? वॉलेंट्री। और जिसपे मेरा कंट्रोल नहीं रहता है, सर ऐसा कौन है जिसपे आपका कंट्रोल नहीं रहता है? वो है मेरा दिल। अरे सर वो तो किसी के भी नहीं रहता है। अरे सुनो तो सही, मेरे दिल पे मेरा कंट्रोल नहीं है। मतलब कि अगर मैं उसे बोलूंगा हार्ट बीट बंद कर दो तो क्या वो बीट करना बंद कर देगा? नहीं। मैं उसे बोलूंगा ब्लड तेज तेज पंप करो तो क्या वो तेज तेज करेगा? नहीं। मैं मेरे इंटेस्टाइन को बोलूंगा कि भैया थोड़ी जल्दी जल्दी मूवमेंट करो तो क्या मेरे बोलने से करेगी? नहीं। तो ऐसी मसल्स, ऐसे ऑर्गन जिसपे मेरा कंट्रोल नहीं है तो वो हो गया इनवॉलेंट्री। कैसा हो गया? इनवॉलेंट्री। सर पर दिल पे तो किसी का ही कंट्रोल होता है। अरे तुम अभी भी वहीं पे हो। देखो इतना याद रखो कि वॉलेंट्री का मतलब होता है जिस पे आपका कंट्रोल हो। जैसे कि ये देखो, डांस कर रहा हूं, मेरा कंट्रोल है कि इस तरह से करूंगा या इस तरह से करूंगा, मेरा कंट्रोल है। पर इनवॉलेंट्री का मतलब कि मेरी हार्ट बीट पे मेरा कंट्रोल नहीं है, मेरे अंदर की मूवमेंट्स पे मेरा कंट्रोल नहीं है, मेरी स्मूथ मसल पे मेरा कंट्रोल नहीं है। क्या मैं ब्लड प्रेशर तेज करा सकता हूँ बोल के? नहीं। क्या मैं थायराइड ग्लैंड को बोल के थायरोक्सिन जल्दी सिक्रेट करवा सकता हूँ? नहीं। तो इन पे मेरा कंट्रोल नहीं है। तो जिस पे मेरा कंट्रोल नहीं है वो हो गए इनवॉलेंट्री और जिस पे मेरा कंट्रोल है वो हो गए वॉलेंट्री। ठीक है। तो आपका जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो होता है वॉलेंट्री कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल। वॉलेंट्री कंट्रोल मतलब कि जिस पे आपका कंट्रोल है। और जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ये होता है इनवॉलेंट्री कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। अभी आपको इतना काफी है कि नर्वस सिस्टम को हमने दो पार्ट से डिवाइड किया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है फर्दर क्लासिफाई होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है इनवॉलेंट्री कंट्रोल्स को देखता है और सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है वॉलेंट्री कंट्रोल के सिग्नल लाता है। चलिए अब यहां पर हम क्या क्या देखने वाले हैं आज के लेक्चर में? हम देखेंगे डिटेल्ड लेक्चर ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जहां पर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसा कि आपने क्लासिफिकेशन देखा, इसको और डिटेल में देखेंगे, जानेंगे कि किसका क्या काम होता है। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर और फंक्शन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की। मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, फंक्शन भी बताऊंगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के। फिर आपको दे रखा है ओरिजिन एंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व। हम देखने वाले हैं कि ये क्रेनियल नर्व कहाँ से निकलती है, कहाँ पे जाती है, अटैच होती है, क्या इसका फंक्शन होता है। स्पाइनल नर्व कहाँ से निकलती है, इसकी ओरिजिन कहाँ है, कहाँ पर अटैच होती है, इसका फंक्शन क्या होता है। तो सब कुछ डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है। और लेक्चर के एंड तक आपको सब कुछ याद भी हो जाएगा। चलो ठीक है। तो यहाँ पर वही क्लासिफिकेशन दे रखा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, है ना, कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जब मैं क्लासिफाई करूंगा तो वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में क्लासिफाई होगा। वहीं जब मैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को क्लासिफाई करूंगा तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किस में होता है? अब तो याद हो जाना चाहिए, आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और आपका सोमेटिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक दो तरह से होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। क्लियर? चलिए अब इनके काम देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमने क्लासिफाई किया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। और ब्रेन तो सबका ही
कह सकते हैं बाप होता है, बाप तो बाप होता है ना। ब्रेन के पास सारे सिग्नल्स आते हैं और ब्रेन ही रेस्पॉन्ड करवाता है। सारी चीजें किसको पता लगेगी? ब्रेन को। अगर मुझे कहीं से अच्छा दिख रहा है तो कहाँ पता लग रहा है? ब्रेन को। अगर मुझे कहीं से अच्छे खाने की खुशबू आ रही है, खाना अच्छा बन रहा है यार, है ना, तो मुझे कहाँ पे पता लग रहा है? ब्रेन को। अगर मैंने कुछ टेस्ट किया और मुझे वो बहुत अच्छा लगा, कैसे पता लगा? ब्रेन से। अगर मैंने कुछ सुना कि भाई हमला हो गया, तो कैसे पता लगा? ब्रेन पे। तो मतलब सारे सिग्नल जा कहाँ पे रहे? अल्टीमेटली मेरे सारे सिग्नल्स, चाहे मैं कुछ देखूं, चाहे मैं कुछ सूंघूं, चाहे मैं कुछ टेस्ट करूं, चाहे मैं कुछ सुनूं, ये सारे सिग्नल अल्टीमेटली जा कहाँ पर रहे हैं? मेरे ब्रेन के पास जा रहे हैं। तो दिस इज योर ब्रेन। और सारे सिग्नल जा कहाँ पर रहे हैं? ब्रेन के पास जा रहे हैं। तो ये जो सिग्नल जा रहे हैं ना, ये जो सिग्नल लेके जाने वाली नर्व होती है ना, दिस इज नर्व। और ये जो सिग्नल लेके ले जाने वाली नर्व होती है, जो सिग्नल ब्रेन तक ले जाती है, इसे कहते हैं सेंसरी नर्व। क्या कहते हैं? सेंसरी नर्व। अब ब्रेन इस पे रिएक्शन देगा और ब्रेन अपना सिग्नल सेंड करेगा। जैसे मान लो मुझे कुछ अच्छी चीज दिखी, तो ब्रेन बोलेगा भाई खा ले, है ना। मैंने कहीं गर्म पे हाथ लगा दिया तो ब्रेन बोलेगा हटा ले। तो ब्रेन से जो सिग्नल आ रहा है वो आएगा आपके मोटर नर्व के थ्रू। कौन सी नर्व के थ्रू? मोटर नर्व के थ्रू। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जो ब्रेन तक सिग्नल ले जा रहा है वो तो हो गया सेंसरी नर्व। जो ब्रेन से वापस सिग्नल ला रहा है कि भाई अब करना क्या है, वो हो गया मोटर नर्व। क्लियर? तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मैंने लिखा है कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन टू ब्रेन एंड ब्रिंग बैक मोटर कमांड। देखो ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ना, इसका काम क्या होता है? ये जो है सारे सिग्नल ब्रेन तक ले जाता है और ब्रेन से फिर सिग्नल वापस लेकर आता है। अब आपको मैं ध्यान से समझाता हूं। देखो, हमने नर्वस सिस्टम देखा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? ब्रेन और स्पाइनल कोड। तो मेरे सेंटर में जो चीज है, ब्रेन मेरे सेंटर में बीचों बीच में है और मेरी स्पाइनल कोड भी मेरे बीचों बीच में है। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड ये दोनों बीच में है, इसलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ रही है। बाकी सब कहाँ है? पेरीफेरी पे है। ये देखो मेरे हाथ, मेरे पाँव सब कहाँ पर है? पेरीफेरी पे है। तो ये पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में आ रहे हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिर्फ क्या आता है? ब्रेन और स्पाइनल कोड। और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है? सेंसरी इंफॉर्मेशन को ले जाता है ब्रेन तक और मोटर न्यूरॉन से वापस लाता है, मोटर नर्व से वापस लाता है। अब एक बात और, हमने जब नर्वस सिस्टम देखा था तो हमने देखा था कि ये न्यूरॉन से बना है। अब यहाँ पर न्यूरोग्लिया सेल्स भी होती है। कौन सी सेल्स होती है? न्यूरोग्लिया सेल्स। सर क्या ये भी न्यूरॉन होते हैं? नहीं नहीं, ये न्यूरॉन नहीं होते, ये न्यूरोग्लिया सेल है। ये जो है मदद करती है न्यूरॉन्स को, हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। किसको? न्यूरॉन को। तो न्यूरॉन के सपोर्ट करने के लिए जो सेल होती है उसे बोलते हैं न्यूरोग्लिया सेल, या फिर इसका एक और नाम है ग्लियल सेल। ठीक है, ये सपोर्ट करती है न्यूरॉन को, ये खुद न्यूरॉन नहीं होती। अब आप देख सकते हैं सेंटर में कौन कौन है? ब्रेन है और आपका स्पाइनल कोड है। सो दिस इज योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जहां पर आपका सेंटर में एक तो ब्रेन आपको हाईलाइट करा गया है, एक स्पाइनल कोड आपको हाईलाइट करी गई है। फिर जितना भी नर्व्स आपको दिख रही है पूरी बॉडी में, वो हो गई पेरिफेरल वाली। कौन सी हो गई? पेरिफेरल वाली। सो दिस इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बीच में क्या आ गया? ब्रेन आ गया, स्पाइनल कोड आ गया। सो दिस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये जो पेरीफेरी पे आ गए हैं, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखो ब्रेन से, ध्यान से सुनना, ब्रेन से जो नर्व्स निकलती है, ब्रेन से जो नर्व्स निकलती है उन्हें कहते हैं हम क्रेनियल नर्व। क्या कहते हैं? क्रेनियल नर्व। और स्पाइनल कोड से अगर कोई नर्व निकल रही है, ये जो नर्व्स निकल रही है स्पाइनल कोड से, इसे कहेंगे स्पाइनल नर्व। तो अगर ब्रेन से नर्व निकल रही है तो क्रेनियल नर्व, और अगर स्पाइनल कोड से नर्व निकल रही है तो स्पाइनल नर्व। ठीक है? ठीक है सर, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है स्पाइनल कोड नर्व इमर्ज फ्रॉम स्पाइनल कोड कॉल्ड स्पाइनल नर्व। ये मैंने आपको बता दिया। और ब्रेन से जो निकलती है उसको कहते हैं क्रेनियल नर्व। अब नर्व जो है दो तरह से होती है, एक तो सेंसरी, एक मोटर। सेंसरी वो जो सिग्नल लेके जा रही है। यहाँ पर सीएनएस लिखा है, सीएनएस का मतलब क्या होता है? ब्रेन। ब्रेन और स्पाइनल कोड, तो अल्टीमेटली सिग्नल जा कहाँ पर रहा है? ब्रेन के पास जा रहा है। तो सेंसरी नर्व वो होती है जो सिग्नल लेके जा रही है, और उस सिग्नल पे जो रिएक्शन आता है वो लेकर आती है मोटर नर्व। ठीक है, अब यहां पर देखो कि कुछ होते हैं स्पेशल सेंस। जैसे कि अगर मैंने किसी को देखा, है ना, गाना नहीं गाऊंगा अब, तो वो हो गया देखना। फिर मैंने कुछ टेस्ट किया, यार ये तो बहुत अच्छा है ना। फिर मैंने कुछ सुना, हाँ भाई सुनने दे क्या हो रहा है, अच्छा है तो हमला हो गया, है ना। मैंने कुछ सुना, फिर मुझे कुछ खुशबू आई, यार अच्छा बन रहा है कुछ खाने का। तो ये जितनी भी चीजें मैंने करी, मैंने कुछ टेस्ट करा, मैंने कुछ देखा, मैंने कुछ सुना, मैंने कुछ सूंघा, तो ये सारे कैसे होते हैं? स्पेशल सेंस होते हैं।
कुछ जनरल सेंस भी होते हैं, जैसे किसी ने मेरे को टच कर दिया, है ना, कहीं मेरे को गर्म लग गया, कहीं मेरे को ठंडा लग गया, कहीं मेरे को दर्द हो गया, तो ये सारे जो होते हैं जनरल सेंस होते हैं। पर अगर कोई बोले स्पेशल सेंस, तो उसमें आता है देखना, सूंघना, सुनना, सूंघना, देखना और आपका टेस्ट करना। ठीक है, तो ये सारे सिग्नल कहाँ जाते हैं? ब्रेन तक जाते हैं, क्योंकि ये सारे सिग्नल किसके थ्रू जाते हैं? सेंसरी नर्व्स के थ्रू जाते हैं। क्लियर? तो ये सारे सिग्नल जा रहे हैं ब्रेन तक। अब ब्रेन ने देखा कि सिग्नल आए, सिग्नल पे उसने रिएक्शन दिया, और रिएक्शन कैसे दिया? आपके मोटर नर्व के थ्रू। तो ये जो कमांड आता है, जैसे मान लीजिए हार्ट बीट फास्ट करने का कमांड आया है ना, या फिर रेस्पिरेशन फास्ट करने का कमांड आया है, या फिर सलाइवेशन मतलब कि मुंह में लार बनाना उसका बढ़ाने का काम आया है, कुछ भी कमांड आया है ब्रेन के थ्रू कि भैया हार्ट बीट बढ़ा दो, पल्स रेट बढ़ा दो, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा दो, सलाइवेशन बढ़ा दो, तो ये जो कमांड आया है, अब ये जाता है दो जगह। एक तो जाता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, एक जाता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और मैंने आपको बोला कि सोमेटिक नर्वस सिस्टम में क्या आते हैं? वॉलेंट्री कमांड, मतलब जिसपे हमारा कंट्रोल है। एग्जाम्पल मैं देता हूं, मैंने कहीं बहुत गर्म जगह हाथ लगा दिया, सपोज मैंने कहीं बहुत गर्म जगह हाथ लगा दिया, तो ये सिग्नल मेरे फटाफट ब्रेन तक गए, और ब्रेन से वापस सिग्नल आए कि भैया हाथ हटाओ, तो ये मेरा हाथ ऐसा हट जाता है ना। तो ये मेरे कंट्रोल में था। क्या था मेरे कंट्रोल में? अगर मैं चाहूं, सिग्नल आ रहा है ब्रेन से कि हटा लो हाथ, पर मेरे को किसी ने कसम दे रखी है और मैं नहीं हटाऊंगा, आज तो मैं जल जाऊंगा, कुछ भी हो जाए नहीं हटाऊंगा, तो ये मेरा वॉलेंट्री कंट्रोल है ना। माना सिग्नल ब्रेन से आ रहा है कि भाई हाथ हटा लें तो जल जाएगा, पर मेरा कंट्रोल है, मैं नहीं हटाऊंगा, आज तो जो हो जाए देखा जाएगा, है ना। तो ये वॉलेंट्री कंट्रोल हो गया। पर अगर सिग्नल आया है कि भैया हार्ट बीट फास्ट कर दो, तो क्या वो मेरे पास आएगा कि भैया हार्ट बीट फास्ट कर दो? नहीं, वो खुद कर देगा, क्योंकि हार्ट बीट पे तो मेरा कंट्रोल है ही नहीं, है ना। जिस चीज पे मेरा कंट्रोल नहीं है उसके लिए मैं क्या करूंगा? तो हमेशा ध्यान रखना, सिग्नल क्या आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए सिग्नल आ रहा है कोई वॉलेंट्री कंट्रोल वाला, तो आपका सोमेटिक नर्वस सिस्टम पे जाएगा। और अगर ऐसा कोई सिग्नल आ रहा है जिसका हमारे पास कंट्रोल ही नहीं है, तो वो जाएगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे। किसके पास जाएगा? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे, क्योंकि यहाँ पर आपका इनवॉलेंट्री कमांड आता है जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता है, जैसे कि हार्ट बीट हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसपे आपका कंट्रोल नहीं होता, वो सारे कमांड जाते हैं आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे। और जो कमांड पे आपका कंट्रोल होता है, वॉलेंट्री कमांड, वो आते हैं आपके सोमेटिक नर्वस सिस्टम पे। क्लियर? फिर हमने बोला था कि ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी दो तरह से होता है। एक तो होता है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया ना? अब देखो, मान लीजिए कोई इनवॉलेंट्री कंट्रोल आया, जैसे मान लीजिए एएनएस को फर्दर किस में क्लासिफाई किया था? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा, है ना। एएनएस जिसपे इनवॉलेंट्री कमांड्स आते हैं उसको दो में डिवाइड किया, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। अब मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपुड़ी नहीं खा रहा था भाई, रास्ते से जा रहा था, बीच रास्ते में जंगल का रोड पड़ गया। अब मैं बेचारा अकेला साइंस वाला, है ना, आधी रात को पैदल, पैसे भी नहीं है साइकिल वाइकिल के, जा रहा हूँ भाई रास्ते में, ऐसे जा रहा हूँ टहलते हुए, सामने शेर दिख गया। अरे सर आगे, अरे भाई शेर दिख गया, रुकू तो सही, डर तो लगेगा कि बोलता ही रहूं, सामने मुझे शेर दिख गया। अब उस टाइम मेरा क्या होगा? ऐसे दूजना शुरू, कंपनसेशन शुरू, है ना, पांव लड़खड़ाने शुरू, मेरी सांसें, मेरी हार्ट बीट धक 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 धक, है ना। तो हुआ क्या क्या, जैसे ही मैंने जंगल में शेर देख लिया, सर पहली बात तो आप जंगल में क्या करने गए थे? बेटा साइंस वाले मंगल तो करने जाएंगे नहीं, बस रास्ते से गुजर रहा था, ठीक है, मेरी कोई गलती नहीं है। सामने शेर आ गया, जैसे ही शेर आया, मेरे को धक 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 धक, मेरी हार्ट बीट धक 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 धक, मेरा ब्लड प्रेशर, मेरी ब्रीथिंग रेट, मेरी आंखें फट जाएगी, फटने का मतलब प्यूपिल डायलेट हो जाएगी। ये क्या देख लिया, है ना। अब उस टाइम या तो मैं फाइट करूंगा या मैं फ्लाइट करूंगा, तो क्या बेटर रहेगा? सर फाइट में तो मरमुरा जाओगे, फ्लाइट ही कर लो, है ना, मतलब भाग लो। तो ये जो कंडीशन होती है जिसमें मेरी हार्ट बीट तेज हो गई, मेरा रेस्पिरेशन तेज हो गया, है ना, मेरी पल्स रेट बढ़ गई, मेरी मेरी प्यूपिल डायलेट हो गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मतलब कि पाइलो इरेक्शन, मतलब कि गूस बम्प्स, है ना, रोंगटे खड़े होना। अब क्या करूं? तो ये जितनी भी कंडीशंस है, क्या ये मेरे कंट्रोल में? नहीं सर, आंखें चौड़ी करना भी आपके कंट्रोल में नहीं है, सिग्नल ही आया होगा, है ना। तो ये जो सिग्नल्स आ रहे हैं, ये सारे सिग्नल अगर आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे आ रहे हैं, तो ऐसा होता है कि हार्ट बीट फास्ट हो गई,
है ना, आपका ब्रीथिंग रेट फास्ट हो गया, ठीक है। तो ये जितने भी खतरनाक सिग्नल है वो सब कहाँ पर आते हैं, आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे आते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक मतलब कि अमूल माचो, मतलब बड़े आराम से। पैरासिम्पैथेटिक का मतलब होता है बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो मेरा सारा काम हो गया, लेक्चर के बाद मैं बहुत शांति से 1 घंटे का नैप ले रहा हूँ, तो उस टाइम जब मैं सो रहा हूँ तब मुझे कोई टेंशन नहीं है। तब सो रहा हूं मैं, तो क्या मेरी हार्ट बीट फास्ट रहेगी? नहीं सर, आपकी हार्ट बीट भी धीरे धीरे स्लो हो जाएगी। क्या मेरी सांसें तेज रहेगी? सो रहा हूं तो नहीं सर, आपकी सांसें भी धीरे रहेगी। मतलब कि आप आराम के मामले में जाने वाले हो। आपकी हार्ट बीट स्लो है, आपकी सांसें स्लो है, क्या उस टाइम मुझे दूधना होगा? अरे नहीं सर, क्यों, डर ही नहीं लग रहा, आराम से सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस टाइम पाइलो इरेक्शन भी नहीं होगा। और उस टाइम मुंह में सलाइवा भी ज्यादा बनेगा कि यार कुछ अच्छा खाते हैं, सलाइवा ज्यादा बनेगा। क्या बनेगा? सलाइवा ज्यादा। तो जब आराम का मामला होता है, जब पैरासिम्पैथेटिक वाला मामला होता है, तो हार्ट बीट स्लो, ब्रीथिंग रेट स्लो, पाइलो इरेक्शन बंद, मतलब कि गूज़बम्प्स बंद, रोंगटे खड़े होना बंद, और सलाइवेशन इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन होती है। तो आराम का मामला पैरासिम्पैथेटिक, पटने का मामला सिंपैथेटिक। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पर आपको बता भी रखा है मैंने आगे, ये सब तो थ्योरी है, थ्योरी को स्किप करते हैं क्योंकि सारा पढ़ा दिया मैंने। फिर मैंने आपको यहाँ पे बोला है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है 2 तरह से क्लासीफाई है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक का मतलब होता है फियर, फाइट और फ्लाइट। इसे बोलते हैं ट्रिपल एफ रेस्पॉन्स। क्या बोलते हैं? ट्रिपल एफ रेस्पॉन्स। मतलब कि बंदे को डर भी लगेगा, बंदा लड़ने की भी सोचेगा, या बंदा भागने की सोचेगा। ठीक है, उसके बाद ये देखो, sympathetic nervous system is also known as thoracolumbar system. Very very important. Sympathetic nervous system is also known as thoracolumbar system and parasympathetic nervous system also known as craniosacral system. ये दोनों बात ध्यान रखना। sympathetic nervous also known as sympathetic nervous system also known as thoracolumbar system and parasympathetic nervous system also known as craniosacral system. अब मैंने जब आपको बोन पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि आपके पीछे जो होते हैं वर्टिब्रास होते हैं, बताया था C7, TH12, L5, S5, C4, ये वर्टिब्रास मैंने आपको बताई थी, बोन्स पढ़ाई थी जब। अब जो ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ कि आपकी वर्टिब्रास होते हैं पीछे, यहाँ पर आपकी हड्डियां होती है, वर्टिब्रास होते हैं। C7 होता है, TH12 होता है ना, L5 होता है। इनका मतलब होता है सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर। पीछे होती है सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, ये सारी वर्टिब्रास होती है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं थोरेसिक और लंबर से, थोरेसिक और लंबर से अगर आपको सिग्नल आ रहे हैं तो वो सिंपैथेटिक के सिग्नल है। ठीक है, तो थोरेसिक वर्टिब्रा से लंबर वर्टिब्रा पे जो नर्व है उनसे सिग्नल आ रहे हैं तो वो आपके सिंपैथेटिक है। मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। हमने क्या देखा था? हमने देखा था ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम 2 तरह से क्लासीफाई है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। फिर हमने क्या देखा कि सिंपैथेटिक का मतलब है कि सर डर लग रहा है, शेर दिख गया, भागो, फियर फाइट फ्लाइट की कंडीशन, भागो, हार्ट बीट फास्ट, रेस्पिरेशन फास्ट, पाइलो इरेक्शन स्टार्ट। क्या उस टाइम मुझे भूख लगेगी? अरे सर खुद शिकार बनने वाले हो, आप कोई टार्जन तो होने की शेर के ऊपर बैठ जाओगे, भाग जाओ ना। तो भूख लगेगी क्या? नहीं लगेगी सर, भूख नहीं लगेगी, सलाइवेशन होगा ही नहीं, लार मुंह में बनेगी ही नहीं, कम हो जाएगी। तो ये सब डर का माहौल है। तो डर के माहौल को हमने क्या कहा? थोरेकोलंबर सिस्टम। क्योंकि हमें ये देखना था कि ये जो डर के माहौल के सिग्नल आ रहे हैं मेरी बॉडी में, इसको कौन सी नर्व लेके आ रही है ना। और फिर मैंने देखा पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक का मतलब होता है चिल, आराम का मामला, कोई टेंशन नहीं है ना। वो कहता है ना घोड़े बेच के सोना, कोई दिक्कत नहीं है सर, आराम में हूं मैं। ये होता है आपके 6 महीने तक, जब तक आपके एग्जाम नहीं आते, चिल एकदम मस्त, कॉलेज लाइफ एंजॉय चल रही है। फिर जैसे एग्जाम आते हैं, सिंपैथेटिक, फियर फाइट फ्लाइट की कंडीशन। अब क्या करें, एग्जाम की डेट शीट आ गई, तो लेक्चर्स देखो और क्या करना है। ठीक है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब होता है आराम का मामला, मामला। नॉर्मल कंडीशन होती है, कैसी होती है? नॉर्मल कंडीशन, जैसे कि ईट और डाइजेस्ट, मतलब कि खाओ पियो सो, कोई दिक्कत नहीं है। ईट और डाइजेस्ट वाला रेस्पॉन्स जो होता है वो होता है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। या फिर आप बोल सकते हैं रेस्ट और डाइजेस्ट। तो ईट और डाइजेस्ट बोल लो, रेस्ट और डाइजेस्ट बोल लो, मतलब कि खाओ पियो सो, आराम की कंडीशन है। तो कौन सी कंडीशन है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वाली कंडीशन है। अभी जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये जो आराम की कंडीशन है, इसके सिग्नल भी तो किसी नर्व से आ रहे होंगे। तो कौन सी नर्व से ऐसे सिग्नल आ रहे हैं कि हमारा हार्ट बीट स्लो हो गया, हमारा ब्रीथिंग रेट स्लो हो गया? ऐसी कौन सी नर्व से सिग्नल आ रहे हैं, उसको पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको लिखा है क्रेनियोसैक्रल। क्रेनियो का मतलब क्रेनियल नर्व। सर क्रेनियल नर्व तो ब्रेन की नर्व होती है। और सर सैक्रल,
सैक्रल तो वर्टिब्रा होती है। तो चलो देखते हैं कि कहां से सिग्नल आते हैं सिंपैथेटिक के पैरासिम्पैथेटिक के। देखो ये सारी बातें तो आपको पता है कि सिंपैथेटिक में क्या होगा, डर लग रहा है आंखें डायलेट हो जाएगी, भूख कम लगेगी, सलाइवेशन कम होगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी और तेज सांसें लोगे आप, है ना। एक्टिविटी ऑफ स्टमक इनहिबिट हो जाएगी, गाल ब्लैडर इनहिबिट हो जाएगा। एक बात बताओ कि जब आपको डर लग रहा है तब आपको भूख लगेगी क्या? नहीं सर, भूख नहीं लगेगी। और अगर भूख नहीं लगेगी तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो आपका स्टमक है उसका क्या काम? कुछ नहीं। गाल ब्लैडर का कुछ नहीं। आपकी जो इंटेस्टाइन है उसका काम कुछ नहीं। तो इन सब का मूवमेंट कम हो जाएगा। जैसे सलाइवेशन कम होता है वैसे इन सब का मूवमेंट भी कम हो जाता है, स्टमक का, गॉल ब्लैडर का, आपके इंटेस्टाइन की एक्टिविटी, ये सब कम हो जाती है क्योंकि उस टाइम आपको डर लग रहा है, उस टाइम आपको भागना है। फिर एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है किडनी से। किडनी जो है डर के कंडीशन में एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन निकालती है और ब्लैडर को रिलैक्स कर देती है। ये सारा होता है डर की कंडीशन में, और इसका जस्ट होता है उल्टा आराम की कंडीशन में। ठीक है, अब देखो कि कौन सी नर्व आकर सिग्नल दे रही है। सर तो आपने बताया तो है कि हमारी जो बॉडी है, बॉडी में जो वर्टिब्रा है, जैसे कि सर्वाइकल है, थोरेसिक है, लंबर है, सैक्रम है, कोकाइक्स है, जैसा आप को बोलना है। तो ये सब क्या है? वर्टिब्रा है। और ब्रेन से जो नर्व निकलती है वो होती है क्रेनियल नर्व, है ना। और स्पाइनल कोड से जो नर्व निकलती है वो होती है स्पाइनल नर्व। क्लियर? तो हमने देखा ब्रेन से जो निकल रही है क्रेनियल नर्व, स्पाइनल कोड से जो निकल रही है स्पाइनल नर्व। फिर हमने देखा था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑल्सो नोन एज थोरेकोलंबर, मतलब कि थोरेसिक वाला पार्ट है और लंबर वाला पार्ट है। तो आप देख सकते हैं सिंपैथेटिक की जो नर्व्स आ रही है, एक तो वो थोरेसिक से आ रही है, एक लंबर पार्ट से आ रही है। ये जो दो नर्व आ रही है सिंपैथेटिक की है, ठीक है। ये जो है सिंपैथेटिक की है, इसको अलग कलर से मैंने शो कर दिया। फिर हम देखेंगे पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिस्टम सिंपैथेटिक जो होता है वहां का सिग्नल आता है क्रेनियो से और सैक्रल से, मतलब कि क्रेनियम से और सैक्रल से। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेन की जो क्रेनियल नर्व है वहां से सिग्नल आ रहा है पैरासिम्पैथेटिक के लिए, और जो सेक्रम है वहां से सिग्नल आ रहा है पैरासिम्पैथेटिक के लिए। ये बातें क्लियर हो गई आपको कि सिंपैथेटिक के लिए सिग्नल कहां से आता है, पैरासिम्पैथेटिक के लिए सिग्नल कहां से आता है। अब एक बात आप नोटिस करना कि जो सिंपैथेटिक के लिए सिग्नल आ रहा है उसमें जो आगे की आपकी न्यूरॉन्स होती है और वी कैन से गैंग्लियोनिक सेल होती है, ये छोटी होती है, ये छोटी होती है। पर पीछे के जो है बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। ये किस में होता है? सिंपैथेटिक में। सिंपैथेटिक में आप क्या देख रहे हैं कि जो थोरेसिक से, लंबर से, यहाँ से जो नर्व्स निकल रही है वो शुरू में तो कितनी छोटी सी है, पर बाद में इससे जो अगली वाली है वो कितनी ही लंबी है। ठीक है, पर वहीं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में जब आप देखोगे तो इसका उल्टा दिखेगा। पहली वाली तो बड़ी दिखेगी, पहली वाली तो बड़ी दिखेगी, दूसरी वाली छोटी दिखेगी, दूसरी वाली छोटी दिखेगी। तो एक डिफरेंस तो ये हो गया कि जो आपके सिंपैथेटिक है उसका जो फर्स्ट न्यूरॉन है वो छोटा होता है और पैरासिम्पैथेटिक का फर्स्ट न्यूरॉन जो है बड़ा होता है। क्लियर? अब देखो यहां से सिग्नल आया, सिग्नल आया। अभी जो मैंने सर्कल कर रखा है इसका मतलब होता है सेल बॉडी। क्या है ये? सेल बॉडी। और इसे बोलेंगे प्री गैंग्लियोनिक। इन दोनों को क्या बोलेंगे? जो आगे होते हैं, जो आगे होते हैं उन्हें हमेशा क्या बोलेंगे? प्री गैंग्लियोनिक बोलेंगे। क्यों सर प्री गैंग्लियोनिक क्यों बोलेंगे? देखो ध्यान से सुनना। गैंग्लियन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी आउटसाइड द नर्वस सिस्टम। सेल बॉडी आउटसाइड द नर्वस सिस्टम उसे बोलेंगे गैंग्लियोनिक। तो मतलब सेल बॉडी का होनी चाहिए, नर्वस सिस्टम के बाहर की तरफ होनी चाहिए, तब गैंग्लियोनिक बोला जाता है। पर आप देख सकते हैं जो पहला वाला होता है उसकी जो सेल बॉडी है, दिस इज सेल बॉडी, दिस इज सेल बॉडी, ये अंदर है, अंदर है, इसलिए इसको प्री बोला गया। तो गैंग्लियोनिक का सिंपल मतलब क्या होता है कि आपकी जो सेल बॉडी है वो नर्वस सिस्टम के बाहर हो। कहां पर हो? नर्वस सिस्टम के बाहर हो, तब उसे गैंग्लियोनिक कहा जाता है, गैंग्लियन कहा जाता है। पर यहां पर ये जो सेल बॉडी है नर्वस सिस्टम के अंदर की तरफ है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? प्री गैंग्लियोनिक। क्या बोला गया है? प्री गैंग्लियोनिक। सो दिस इज योर प्री गैंग्लियोनिक, दिस इज योर ऑल्सो प्री गैंग्लियोनिक। क्लियर? अब यहां पर ये न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन है तो क्या रिलीज करेंगे? न्यूरोट्रांसमीटर। नर्व एंडिंग से न्यूरॉन की, तो क्या रिलीज करेंगे? न्यूरोट्रांसमीटर। तो आप देख सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर इन्होंने रिलीज कर दिया। और ये जो यहाँ पर गैप होता है दो के बीच में, इसको क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो सिंपैथेटिक का सिग्नल आता है, ये जो फियर फाइट और फ्लाइट का सिग्नल आता है, ये कौन सी नर्व से आता है? तो हमें क्या देखने को मिला? हमें देखने को मिला कि ये थोरेसिक और लंबर से आता है। फिर हमें देखने को मिला कि यहाँ पर जो पहली वाली नर्व एंडिंग होती है उसको हम क्या बोलेंगे? प्री गैंग्लियोनिक। क्यों? क्योंकि इसकी जो सेल बॉडी है वो नर्वस सिस्टम के अंदर है।
ठीक है। फिर इन्होंने क्या रिलीज किया, इन्होंने एसिटाइल कोलिन रिलीज किया। क्या रिलीज किया, एसिटाइल कोलिन रिलीज किया। कहां पर रिलीज किया, सिनेप्स में। दो के बीच का गैप क्या होता है, सिनेप्स होता है। तो इन्होंने सिनेप्स में एसिटाइल कोलिन रिलीज किया। अब इस एसिटाइल कोलिन से जुड़ने के लिए आगे वाला जो नर्व है, आगे वाला जो न्यूरॉन है, आगे वाली जो एंडिंग है, उसके ऊपर रिसेप्टर होते हैं और इस रिसेप्टर का नाम है निकोटिनिक रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए हैं ये जुड़ जाते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर पे। कहां पे जुड़ जाते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर पे जुड़ जाते हैं। और जैसे ही ये निकोटिनिक रिसेप्टर पे जुड़ते हैं ये आगे सिग्नल ले जाते हैं, ये आगे सिग्नल ले जाते हैं। और जैसे ही आगे सिग्नल आता है वहां पर वापस न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। पर अब जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, पहले तो क्या हुआ था, एसिटाइल कोलिन, पर अब जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वो होता है नॉर एड्रिनलिन और वी कैन से नॉर एपिनेफ्रिन। क्या होता है, नॉर एड्रिनलिन और वी कैन से नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि इसे प्री गैंग्लियोनिक क्यों बोलते हैं। यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है जो कि जुड़ता है निकोटिनिक रिसेप्टर से। क्लियर है। फिर यहाँ से सिग्नल आगे आया, यहाँ से भी सिग्नल आगे आया और जो लास्ट में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए हैं ना, इसको बोलते हैं नॉर एपिनेफ्रिन। क्या बोलते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन या फिर नॉर एड्रिनलिन न्यूरोट्रांसमीटर्स। और ये जो नॉर एपिनेफ्रिन होते हैं, नॉर एड्रिनलिन न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ये एक स्पेशल रिसेप्टर पे जुड़ते हैं जिसको बोलते हैं एड्रिनर्जिक रिसेप्टर। क्या नाम होता है इनका, एड्रिनर्जिक रिसेप्टर। इट स्टैंड्स फॉर एड्रिनर्जिक रिसेप्टर। क्लियर। तो ये एड्रिनर्जिक रिसेप्टर से जुड़ते हैं। अब ये एड्रिनर्जिक रिसेप्टर कहाँ कहाँ पर होते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे डर लगा, डर लगा मतलब कि मेरी आंखें फटेगी, मतलब कि प्यूपिल डायलेट होगी, तो ये रिसेप्टर आंखों पे होगा, तो ये जुड़ के प्यूपिल को डायलेट कर देगा, डायलेट कर देगा। ये रिसेप्टर कहीं ना कहीं मेरे हार्ट पे होगा, ध्यान से सुनना। हार्ट हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, प्यूपिल हो गया, तो कहीं ना कहीं ये जितने भी रिसेप्टर है, कौन से वाले, हमारे एड्रिनर्जिक रिसेप्टर, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हो गए। एड्रिनर्जिक रिसेप्टर, एड्रिनर्जिक रिसेप्टर, एड्रिनर्जिक रिसेप्टर। तो जो आपका सिंपैथेटिक का सिग्नल आया ना वो यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ेगा। कौन सा सिग्नल आया सिंपैथेटिक का, फाइनली फाइनली आया नॉर एड्रिनलिन और नॉर एपिनेफ्रिन वाला। तो ये जो नॉर एड्रिनलिन और जो नॉर एपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर है वो आगे जाके आपके ऑर्गन्स पे जुड़ेंगे और फिर काम करवाएंगे। अब सिंपैथेटिक के लिए आ रहे हैं तो क्या कराएंगे, प्यूपिल को डायलेट, हार्ट बीट को फास्ट, रेस्पिरेशन को फास्ट। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। ये उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन हो गए। अब बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो वहां पर डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंसेस है, ध्यान से सुनना। हमने क्या देखा था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो पहला नर्व होता है, न्यूरॉन होता है, वो छोटा होता है। पर आप देख सकते हैं जो पैरासिम्पैथेटिक है वहां पर जो पहला है वो बहुत बड़ा है और दूसरा जो है वो छोटा होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये भी आपका पैरासिम्पैथेटिक का ही है। तो यहाँ पर जो पहला है वो बहुत बड़ा है, दूसरा जो है छोटा होता है। ठीक है, ठीक है सर। तो यहां पर ब्रेन से जो नर्व्स निकलती है उन्हें क्या कहते हैं, क्रेनियल नर्व कहते हैं। क्रेनियल नर्व वैसे तो टोटल 12 होती है, कितनी होती है, 12। पर हमें ये देखना है कि ऐसे कौन सी क्रेनियल नर्व होती है जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। टोटल क्रेनियल नर्व कितनी होती है, 12 पेयर। टोटल कितनी होती है, 12 पेयर। पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन सी क्रेनियल नर्व जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वो होती है आपकी क्रेनियल नंबर 3, क्रेनियल नंबर 7, क्रेनियल नंबर 9 और क्रेनियल नंबर 10। 3, 7, 9, 10। पर इसको आप रोमन नंबर में ही लिखना क्योंकि ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, क्रेनियल नंबर 3, क्रेनियल नंबर 7, क्रेनियल नंबर 9 एंड क्रेनियल नंबर 10। ये रेस्पॉन्सिबल होती है आपकी सिग्नलिंग के लिए, पैरासिम्पैथेटिक रेस्पॉन्स के लिए। तो यहाँ से सिग्नल आया, सिग्नल आया, सिग्नल आया और यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ। अब यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ वो एसिटाइल कोलिन ही होता है। सर यहाँ पर भी तो एसिटाइल कोलिन था, हाँ जी। तो पैरासिम्पैथेटिक में भी जो शुरू में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वो कौन सा होता है, एसिटाइल कोलिन ही होता है। और बाद में जब ये सिग्नल आगे बढ़ेगा और लास्ट में जो रिलीज हुआ है न्यूरोट्रांसमीटर वो भी सेम होता है। तो हमेशा ध्यान रखना जो पैरासिम्पैथेटिक है वहां पर न्यूरोट्रांसमीटर जो है सेम रहता है। पहले एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, लास्ट में भी एसिटाइल कोलिन ही रिलीज होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ तो बाद में भी एसिटाइल कोलिन ही रिलीज होता है। ये होता है पैरासिम्पैथेटिक। पर हमने सिंपैथेटिक में क्या देखा था कि पहले अगर एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ है तो बाद में नॉर एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रिनलिन रिलीज होता है। क्लियर। चलिए अब
हमने देखा कि यहाँ से सिग्नल आ रहा है, एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ, फिर अगले न्यूरॉन से सिग्नल जा रहा है, वहां पे भी एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ, यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ एसिटाइलकोलिन, और यहाँ पर भी एसिटाइलकोलिन। मतलब कि अब एसिटाइलकोलिन रिलीज हो चुका है फाइनल, ये एसिटाइलकोलिन रिलीज हो गया, एसिटाइलकोलिन रिलीज हो गया। अब आपको पता है कि एसिटाइलकोलिन कौन से रिसेप्टर से जुड़ता है? एसिटाइलकोलिन जुड़ता है मस्करेनिक रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर? मस्करेनिक रिसेप्टर। देखो वहां पर लिखा भी है, एसिटाइलकोलिन बाइंड विद द मस्करेनिक रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर? मस्करेनिक रिसेप्टर। ठीक है, तो एसिटाइलकोलिन बाइंड विद द मस्करेनिक रिसेप्टर, एंड दिस मस्करेनिक रिसेप्टर आल्सो फाइंड्स ऑन आपकी ब्लड वेसल, आईज, आपका हार्ट, आपका रेस्पिरेशन, सभी पे मिलेंगे ये वाले रिसेप्टर भी। और मान लीजिए अभी एसिटाइलकोलिन आया मस्करेनिक रिसेप्टर से बाइंड होने, तो आपके दिल पे, है ना, आपकी ब्लड वेसल पे, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, सभी पे कौन सा रिसेप्टर देखने को मिलते हैं? ये वाले भी देखने को मिलते हैं, जिसका नाम है मस्करेनिक। तो अगर ये वाला सिग्नल आके बाइंड हो रहा है तो हार्ट बीट धीरे हो जाएगी, है ना, ब्लड वेसल आराम में हो जाएगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम आराम में हो जाएगा। तो आराम का सिग्नल आया तो सब आराम में हो जाएंगे, और डर का सिग्नल आया तो सब डर में हो जाएंगे। बस फर्क इतना है कि डर का सिग्नल ला कौन रहा है? थोरेसिक और लंबर वाले, और आराम का सिग्नल ला कौन रहा है? क्रेनियल नर्व और सेक्रम वाले। और क्रेनियल नर्व में भी कौन सी नर्व? आपकी थर्ड, सेवंथ, नाइन्थ, टेंथ। क्लियर? और यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर सेम ही होता है, एसिटाइलकोलिन 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 एसिटाइलकोलिन। पर सिंपैथेटिक में पहले एसिटाइलकोलिन, बाद में नॉरएपिनेफ्रिन और नॉरएड्रेनालिन। रिसेप्टर दोनों के होते हैं। जो सिंपैथेटिक है उसके रिसेप्टर होते हैं आपके एड्रिनर्जिक, और जो पैरासिम्पैथेटिक होते हैं उसके रिसेप्टर होते हैं आपके मस्करेनिक। मस्करेनिक। ठीक है, अब एक बात और, ये तो मैंने आपको क्या बोला कि फाइनल रिसेप्टर कौन से होते हैं? एक में होते हैं मस्करेनिक, एक में होते हैं एड्रिनर्जिक। ये मैंने आपको बोला। आप देख सकते हैं यहाँ के फाइनल रिसेप्टर क्या है? मस्करेनिक। और इसके वापस क्रेनियल के बाद सेक्रम के फाइनल रिसेप्टर कौन से हैं? मस्करेनिक। ये तो पैरासिम्पैथेटिक। फिर आप देखो सिंपैथेटिक में थोरेसिक और लंबर की जो फाइनल रिसेप्टर है वो कौन है? एड्रिनर्जिक। पर इनके पहले पहले रिसेप्टर, पहले 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 पहले, मतलब कि अभी जब सिग्नल आया था तो पहले पहले रिसेप्टर, ये सारे पहले पहले रिसेप्टर जो होते हैं ये सारे निकोटिनिक रिसेप्टर ही होते हैं। तो ध्यान रखना, सब में पहले रिसेप्टर जो होता है निकोटिनिक, बाद में पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो मस्करेनिक, पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो मस्करेनिक, और अगर हम सिंपैथेटिक की बात करें तो एड्रिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं बाद में। पर शुरू में सभी के जो रिसेप्टर होते हैं पहले पहले, एंडिंग खत्म होने के बाद वो होते हैं आपके निकोटिनिक। क्या होते हैं? निकोटिनिक। क्लियर? चलिए, तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हमने बहुत अच्छे से डिटेल स्टडी करा है। ये सारे फंक्शंस आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर सारी नर्व्स दे रखी है जो जो रेस्पॉन्सिबल होती है आपके पैरासिम्पैथेटिक सिग्नलिंग के लिए। कौन सी होती है? थर्ड, सेवन, नाइन, टेंथ। तो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है थर्ड, सेवन, नाइन, टेंथ का। थर्ड का नाम है ऑक्यूलोमोटर, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑक्यूलोमोटर, है ना, क्रेनियल नर्व है ऑक्यूलोमोटर। फिर आपको सेवंथ का दे रखा है फेशियल। फिर आपको नाइन्थ का दे रखा है ग्लोसोफेरेंजियल। क्या बोलेंगे? ग्लोसोफेरेंजियल। फिर आपको टेंथ का दे रखा है वेगस। क्या बोलोगे? वेगस। क्लियर? तो अब ये जो थर्ड वाली क्रेनियल नर्व होती है ये प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट कराती है। कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब होता है छोटा, छोटा कराना। हाँ बिल्कुल छोटा ही कराएगी, क्योंकि ये पैरासिम्पैथेटिक है। पैरासिम्पैथेटिक का मतलब आराम का मामला, तो प्यूपिल छोटा होगा। हाँ, तो ये थर्ड वाली रिस्पॉन्सिबल होती है प्यूपिल को छोटा कराने के लिए। सेवंथ वाली रिस्पॉन्सिबल होती है सलाइवेशन के लिए। मुंह में लार बन रही है, आराम का मामला है ना, आराम का मामला है। सलाइवेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होती है? सातवीं वाली। और नौवीं वाली भी सलाइवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब आप बोलोगे सर एक कम पड़ रहा था क्या? सातवां वाला काम कर तो रहा है ना सलाइवेशन के लिए। तो ध्यान से सुनो, सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती है, जो सलाइवा बनाती है, वो अलग अलग होती है। कोई बड़ी होती है, कोई छोटी होती है। तो ये नर्व अलग अलग ग्लैंड्स पे काम करती है। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि सेवंथ वाला भी रेस्पॉन्सिबल है सलाइवेशन के लिए, और नाइन्थ वाला भी रेस्पॉन्सिबल है सलाइवेशन के लिए, बट डिफरेंट सलाइवरी ग्लैंड्स के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको टेंथ वाला दे रखा है। टेंथ वाला रेस्पॉन्सिबल फॉर स्लो हार्ट रेट, कॉन्स्ट्रिक्ट एयरवेज। एयरवेज को कॉन्स्ट्रिक्ट करना, हार्ट रेट को कम करना, आराम का मामला आ रहा है, तो वो सब रेस्पॉन्सिबल किसकी वजह से? टेंथ नंबर की क्रेनियल नर्व की वजह से। तो क्रेनियल नर्व थर्ड, सेवन, नाइन, टेन, ऑक्यूमुलेटर सॉरी ऑक्यूलोमोटर एंड फेशियल, ग्लोसोफेरिंजियल एंड वेगस। कई बार हो जाता है स्लिप ऑफ टंग, है ना। तो क्लियर हो गया? चलिए, और मैंने आपको बोला था कि 12 पेयर क्रेनियल नर्व होती है, तो यहाँ पर बता भी रखा है। अब हमने देखा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, हमने देखा उसका क्लासिफिकेशन, हमने देखा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन। अब देखने वाले हैं क्रेनियल नर्व्स को। किसको देखने वाले हैं? क्रेनियल नर्व्स को। और फिर देखेंगे स्पाइनल नर्व्स को। अब आप बोलोगे सर
क्रेनियल नर्व को देखेंगे, स्पाइनल नर्व को देखेंगे। क्रेनियल नर्व तो वही होती है ना जो ब्रेन से निकले, और स्पाइनल नर्व वो होती है जो स्पाइनल कोड से निकले। तो सर ये क्रेनियल नर्व भी तो है। हाँ जी। तो सर क्रेनियल नर्व पैरासिम्पथेटिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हाँ जी। कौन कौन सी? थर्ड, सेवन, नाइन, टेंथ। ठीक है सर। चलो अब और अच्छे से क्रेनियल नर्व को पढ़ते हैं, है ना। ये तो हमने देखा कि पैरासिम्पथेटिक में काम आता है, इसलिए नाम नाम देख लिए। अब और अच्छे से पढ़ेंगे क्रेनियल नर्व को और स्पाइनल नर्व को। चलो, ये सब थ्योरी है जो आपको मैंने बता दी। अब देखो, जब मैं अपने ब्रेन को देखूंगा तो फ्रंट से जब मैं पीछे की तरफ आऊंगा, फ्रंट पार्ट से जब मैं बैक पार्ट की तरफ आऊंगा, आप देखो आगे फ्रंट है, ठीक है, पीछे क्या है? बैक है। बैक को कॉर्डल भी कहते हैं। तो फ्रंट से जब मैं बैक की तरफ आऊंगा तो जो जो मुझे सबसे पहले दिखेगा मैं उन्हें नंबरिंग देते जाऊंगा। जैसे सबसे पहले क्या दिख रहा है? ऑल फैक्ट्री नाम दे दिया इसको, ऑल फैक्ट्री नर्व। फिर आपका ऑप्टिक, फिर आपका ऑक्यूमुलेटर। तो ऐसे नंबर देते गया मैं, जो पहले मुझे दिख गया उसको मैंने दे दिया 1, फिर आगे 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। टोटल 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12 होते हैं। क्लियर? चलिए, तो ऑल फैक्ट्री, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, और फिर होता है आपका ट्रॉक्लियर, फिर होता है आपका ट्राइजेमिनल, फिर होता है आपका एब्डुसेंस, फिर होता है आपका फेशियल, फिर होता है आपका वेस्टिबुलो कॉक्लियर, फिर होता है आपका ग्लोसोफेरिंजियल, फिर होता है आपका वेगस, फिर होता है आपका एसेसरी, फिर होता है आपका हाइपोग्लोसल। अब आप बोलोगे सर इनको याद कैसे करें सर? कैसे याद करें? अभी तक तो सब समझ में आ गया, पर इनके नाम भी तो याद करने पड़ेंगे सर। मैं कराऊंगा ना, मैं कराऊंगा, ठीक है। अभी तो याद रखो कि क्रेनियल नर्व की बात करें तो स्टार्टिंग की जो दो क्रेनियल नर्व होती है, ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक वाली, ये जो स्टार्टिंग की दो क्रेनियल नर्व होती है, ऑल्फैक्टरी नर्व और ऑप्टिक नर्व, ये दोनों ही नर्व आपको निकलती है सेरिब्रम से। कहाँ से निकल के आती है? सेरिब्रम से, मतलब कि मेन ब्रेन से। बाकी की जो 10 नर्व है, जो बाकी की 10 क्रेनियल नर्व है, वो ब्रेन स्टेम से निकलती है, जैसे कि पोन्स वगैरह, मेडुला वगैरह, ये सब ब्रेन ब्रेन स्टेम का पार्ट है। तो मैंने आपको क्या बोला? क्रेनियल नर्व टोटल कितनी होती है? टोटल 12 पेयर होती है। यहाँ पर लिखते चलते हैं, टोटल क्रेनियल नर्व होती है 12 पेयर। फिर सर आपने बोला कि जो फर्स्ट और सेकंड क्रेनियल नर्व होती है वो आपके सेरिब्रम से निकलती है। बाकी की जो 10 क्रेनियल नर्व बची है वो आपके ब्रेन स्टेम से निकलती है, मतलब कि आपके पोन्स से, आपके मेडुला से, इनसे मिल मिलकर निकलती है। ठीक है। क्रेनियल नर्व जो होती है, ये जितनी भी क्रेनियल नर्व है, ये आगे जाके कनेक्ट होती है। क्या होती है? कनेक्ट होती है। ये आगे जाके कनेक्ट होती है आपके मसल से, आपके मसल से कनेक्ट होगी, आपके सेंस ऑर्गन से कनेक्ट होगी, हेड से, नेक से, थोरेक्स से, एब्डोमेन रीजन से, ब्रेन से, सबसे कनेक्ट होती है आपकी ये क्रेनियल नर्व। सो क्रेनियल नर्व कनेक्टेड ब्रेन। ठीक है, ब्रेन को किससे कनेक्ट करेगा? मसल से, सेंस ऑर्गन से। यहाँ पर लिखा भी है क्रेनियल नर्व कनेक्टेड मसल एंड सेंस ऑर्गन ऑफ हेड, नेक, थोरेक्स, एब्डोमेन रीजन डायरेक्टली टू द ब्रेन। किससे कनेक्ट करती है? ब्रेन से। मतलब कि ये जो क्रेनियल नर्व है, अगर ये आगे जाके किसी ऑर्गन से कनेक्ट हो रही है, इसका मतलब क्या है कि ये ऑर्गन सीधा ब्रेन से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है। टोटल कितनी होती है? 12। कितनी होती है? 12। चलो, अब यहां पर आपको मैं याद करवाने वाला हूं क्रेनियल नर्व। अब क्रेनियल नर्व है, नर्व है तो कुछ होगी सेंसरी नर्व, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन लेके जा रही है। कुछ होगी मोटर नर्व, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन लेकर आ रही है ब्रेन से। कुछ होगी मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब होता है जो सेंसरी भी है और मोटर भी है, दोनों का काम करती है। और कुछ होती है पैरासिम्पैथेटिक वाली। पैरासिम्पैथेटिक वाली मतलब कि आपका, अभी हमने देखा ना कि 9, 10th वाला। अभी देखो, मैं आपको दिखा के लाता हूँ। प्रूफ देना जरूरी है। ये देखो, थर्ड, सेवन, नाइन, 10th, ये सारी क्रेनियल नर्व जो है पैरासिम्पैथेटिक के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है ना, तो वही बात वहां पे बोली गई है। ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि नर्व जो है आपकी क्रेनियल नर्व वो अलग अलग तरीके से है। कुछ सेंसरी नर्व होती है जो ब्रेन के पास सिग्नल लेके जा रही है। कुछ मोटर नर्व होती है जो ब्रेन से सिग्नल लेकर आ रही है। कुछ मिक्स्ड नर्व होती है जो सिग्नल लेके भी चली जाती है और लेकर भी आ जाती है। और कुछ पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं, मतलब कि जो थर्ड, सेवन, नाइन, 10th होते हैं, ये पैरासिम्पैथेटिक सिग्नल के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। तो सेंसरी होती है, मोटर होती है, मिक्स्ड होती है, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं। अब देखो इनको याद कैसे करें। तो इनको याद करने के लिए कहानी सुनेंगे, है ना। क्या कहानी है? कि भैया कल सभी को फैक्ट्री पे आना है। ऑल ऑल ऑफ यू, सब कल फैक्ट्री पे आएंगे। तो कैसे बोलेंगे? ऑल फैक्ट्री, है ना। सब कल कहाँ पर आएंगे? फैक्ट्री पे आएंगे।
फिर ऑप्टिक, ऑप्टिक का मतलब होता है देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो मैंने क्या बोला, सब कल फैक्ट्री पे आओगे और आकर देखोगे। सर क्या देखना है? अब देखना क्या है, मोटर देखनी है। क्या बात है सर, मोटर देख रहे हैं। क्या देखना है सर मोटर में? मोटर में देखना है कि वो स्टार्ट कैसे होती है। कैसे स्टार्ट होती है वो? ट्रोक 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 कैसे याद रखोगे? ट्रोक 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 ट्रोक, है ना? TROCH ट्रोक ट्रोक, ऐसे याद रखना है। ये तो बहुत ही गंदा साउंड हो रहा था तो सबसे पहले क्या हो गया, ऑल फैक्ट्री, मतलब आप जितने भी हैं आप सबको कहाँ पर आना है, फैक्ट्री पे आना है। फैक्ट्री पे आने के बाद आपको क्या देखना है, ऑप्टिक देखना, मतलब ऑप्टिक। क्या देखना है, मोटर, मोटर का मतलब ऑक्यूलोमोटर। और मोटर कैसी आवाज करता है, ट्रॉक। ठीक है। फिर जो भी कल आएगा तो उसको 3 जेम्स में दूंगा, ट्राई जेम। क्या दूंगा, 3 जेम्स दूंगा। पिकल पिकल पिंग पिंग, है ना, 3 जेम्स दूंगा, ट्राई जेम दूंगा। उसके बाद कल किसी को भी एब्सेंट नहीं होना है। अगर कोई एब्सेंट हुआ, एब्डुसेंस मतलब एब्सेंट, ऐसे याद रख लो, एब्सेंट, एब्डुसेंट, एब्सेंट, है ना? तो कल कोई भी एब्सेंट हुआ तो उसकी खैर नहीं। फिर एक लड़का है जो मैं देख रहा हूं, जिसको मुझे लग रहा है कि यार वो आएगा नहीं, कल उसकी शक्ल से पता लग रहा है। तो उसका फेस मैंने देखा, मुझे उसकी शक्ल से पता लग गया कि कल वो नहीं आने वाला। फिर जो टीचर्स होते हैं, है ना, एक कान पे बजा के रखूंगा, ऐसे बोलते हैं ना। तो यहाँ पर आ गया कॉकलियर। कॉकलियर जो होता है कान के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, कॉकलियर। फिर बोला कि तेरा चेहरा ऐसा दिख रहा है कि तू आने वाला नहीं है कल, मैं तेरे एक कान पे बजा के रखूंगा अगर तू नहीं आया तो। कल सभी को क्लास में आना है। ग्लास का मतलब क्लास, ग्लोस का मतलब क्लास, तो ग्लोसोफेरेंजिया मतलब कि क्लास, ग्लोस क्लास, है ना, CLA से याद रख लो। क्लियर हुआ? तो अभी तक की कहानी में क्या हुआ कि सबसे पहले भैया मैंने बोला कि कल सभी को फैक्ट्री पे आना है। फैक्ट्री पे आके आपको खुद को देखना है कि मोटर स्टार्ट कैसे होती है, ट्रॉक 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 आवाज करती है। जो जो कल फैक्ट्री पे आया उन तीनों को, उन सभी को 3 जेम्स दूंगा मैं। पर जो कल एब्सेंट हुआ उसका चेहरा बिगाड़ दूंगा थप्पड़ मार के, है ना, कान पे थप्पड़ मार के चेहरा बिगाड़ दूंगा। फिर उसके बाद क्लास में सभी को आना है, मतलब कि ये जो फैक्ट्री वाली क्लास है इसमें सभी को आना है। अब चाहे क्लास वेगस में हो, एक वेगस है दूर, वेगस में हो, सभी को आना एसेसरी है। मुझे नहीं मतलब कि तुम चाहे वेगस में हो, तुम किसी भी कोने में हो, सभी को आना एसेसरी है, नेसेसरी, ऐसे याद रखो, नेसेसरी है, एसेसरी है ना। ये सुन के मेरा हाइपोग्लोसल हो गया, गला वाला सूख गया, है ना, ये गले वाले में रेस्पॉन्सिबल होती है तो हाइपोग्लोसल। कहानी याद हो गई? बहुत इजी है, एक बार फाइनल सुन लो। हमने देखा कि क्रेनियल नर्व जो होती है अलग अलग तरह से होती है, कुछ सेंसरी नर्व होती है, कुछ मोटर नर्व होती है, कुछ दोनों होती है, सिग्नल लेके भी जाती है और सिग्नल लेके भी आती है, तो मिक्स्ड नर्व होती है। कुछ होती है जो पैरासिम्पैथेटिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर हमने देखा ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंस, फेशियल, वेस्टिबोकॉक्लियर, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, एसेसरी, हाइपोग्लोसल। तो इसको याद कैसे करें कि भैया कल सभी को फैक्ट्री पे आना है, ऑल फैक्ट्री, फिर आकर देखना है, ऑप्टिक मतलब देखना कि मोटर जो है कैसे स्टार्ट होती है। जैसे ही मोटर स्टार्ट होती है साउंड आता है ट्रॉक, है ना। तो जो भी कल फैक्ट्री पे ये सब देखने आएगा उसको मैं 3 जेम्स दूंगा, ट्राई जेम दूंगा। और जो भी कल एब्सेंट हुआ, एब्सेंट मतलब एब्डुसेंस, जो भी कल एब्सेंट हुआ उसका मैं चेहरा बिगाड़ दूंगा। और चेहरा बिगाड़ने के लिए एक थप्पड़ रखना पड़ता है, कोक्लियर, कान पे थप्पड़ रखना है चेहरा बिगाड़ने के लिए, है ना। उसके बाद ये जो कल मोटर वाली क्लास है, मुझे नहीं पता, चाहे तुम वेगस में भी क्यों ना हो, तुम्हें कल इस क्लास में आना है। तो क्लास से ग्लोस, है ना, ग्लोस क्लास। और फिर वेगस ही क्यों ना हो, तुम्हें एसेसरी है मतलब नेसेसरी, ऐसे याद रखो, नेसेसरी मतलब एसेसरी। ये सुन के मेरा ग्लास सूख गया, हाइपोग्लोसल। तो इस तरह से तुम्हें याद रखना है सारी, और सारी लाइन से ही याद होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है, these nerve do not origin from same place, they enter and exit from different parts of brain। यहाँ पर बोला गया है कि ये जो ब्रेन की क्रेनियल नर्व्स होती है ना, ये जो क्रेनियल नर्व्स होती है, ऐसा नहीं है कि ये एक ही ओरिजिन से निकली है। यहाँ पर बोला गया है ये आपका ब्रेन है और ये आपकी जो क्रेनियल नर्व्स निकली हुई है, ऐसा तो है नहीं कि ये एक ही ओरिजिन से निकली है इस तरह से। इस ओरिजिन से थोड़ी ना निकली है। आप देख सकते हैं कोई यहाँ से निकल रहा है, कोई यहाँ से निकल रहा है, कोई यहाँ से निकल रहा है, कोई यहाँ से निकल रहा है। तो ये सब अलग अलग ओरिजिन से निकल रही है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, फर्स्ट और सेकंड वाली तो कहां से निकलती है, सेरिब्रम से निकलती है। कहां से निकलती है, सेरिब्रम से निकलती है। फिर मैंने बोला था कि बाकी की 10 ब्रेन स्टेम, बाकी की 10 ब्रेन स्टेम। कितना सही राइमिंग है ना। तो पहली वाली दो कहां से निकलती है, आपके सेरिब्रम से। अब बाकी की 10 को भी खोल के अगर मैं देखूं तो थर्ड और फोर्थ ये निकलती है मिड ब्रेन से। थर्ड और फोर्थ क्रेनियल नर्व कहां से निकलती है, मिड ब्रेन से। फिफ्थ निकलती है पोन्स से। कहां से निकलती है, पोन्स से। सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ ये निकलती है आपकी पोंटो मेडुलरी जंक्शन से। कहां से, पोंटो मेडुलरी जंक्शन से।
और फिर आपकी 9th 10th और 12th ये निकलती है मेडुला। कौन डुला? मैं ही डुल गया, मेडुला, है ना। कौन कौन? 9th 10th और 12th। और फिर आपकी जो 11th नंबर की होती है ये निकलती है स्पाइनल कोड से। तो हमने देखा स्टार्टिंग की जो फर्स्ट और सेकंड होती है वो निकलती है सेरिब्रम से। बाकी जो क्रेनियल नर्व जो होती है 3rd एंड 4th वो निकलती है मिड ब्रेन से। 5th निकलती है पोन्स से। 6th 7th और 8th निकलती है पोंटो मेडुलरी जंक्शन से। और आपकी जो 9th 10th और 12th है ये निकलती है मेडुला से। और आपकी जो 11th नंबर की है क्रेनियल नर्व वो निकलती है स्पाइनल कोड से। कहां से? स्पाइनल कोड से। अब मैंने आपको बोला कि आपकी जो क्रेनियल नर्व्स होती है कुछ सेंसरी होती है, कुछ मोटर होती है, कुछ मिक्स्ड होती है, दोनों तरह से काम करती है। तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग की दो कैसी होती है? सेंसरी। फिर दो कैसी होती है? मोटर मोटर। फिर आती है आपकी बोथ। तो स्टार्टिंग की दो सेंसरी, फिर दो मोटर मोटर, फिर बोथ। कितनी याद हो गई? 5 तो याद हो गई, है ना। सेंसरी सेंसरी मोटर मोटर बोथ। मेरे साथ बोलो, सेंसरी सेंसरी मोटर मोटर बोथ, है ना। तो स्टार्टिंग की दो सेंसरी, बाद की दो मोटर, लास्ट की बोथ। ऐसे करके 5 तो याद हो गई, ठीक है। उसके बाद देखो अब क्या है आपको? MBSB। MBSB BMM ऐसे याद रखना है। देखो इसको कैसे याद रखोगे? मैं भी और शुभम भी, शुभम मेरा नाम है ना। मैं भी और शुभम भी दोनों ही बम फोड़ के आएंगे, खत्म। तो पहले क्या याद रखा? सेंसरी सेंसरी। सेंसरी सेंसरी के बाद क्या है? मोटर मोटर। मोटर मोटर के बाद क्या है? बोथ। फिर हमने क्या देखा? मैं भी और शुभम भी दोनों ही बम फोड़ के आएंगे। तो बी का मतलब बोथ, एम का मतलब मिक्स्ड, एस का मतलब सेंसरी। क्लियर? इस तरह से आप 12 ही क्रेनियल नर्व्स को याद कर सकते हो, कौन सी सेंसरी कौन सी मोटर। और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर वाली तो याद है ना, 3rd 7th 9th 10th देखा था ना। देखो दिखा देता हूं एक बार और। वो देखो वहां पर 3rd 7th 9th 10th ये क्रेनियल नर्व पैरासिम्पैथेटिक फाइबर होती है। क्लियर? चलिए अब यहां पर कौन सी नर्व जो है किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? तो ऑल्फैक्टरी जो पहली वाली थी वो स्मेल के लिए रेस्पॉन्सिबल है। दूसरी वाली मैंने आपको बोला देखने के लिए, विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तीसरी वाली आई मूवमेंट और प्यूपिल के कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। फोर्थ वन आई मूवमेंट सुपीरियर ऑब्लिक मसल के लिए रेस्पॉन्सिबल है, आंखों की मसल के लिए। फिर फिफ्थ वाली फेशियल सेंसेशन और च्यूइंग मसल है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। सिक्स्थ वाली एब्डुसेंस आई मूवमेंट पर कौन सी मसल? लेटरल रेक्टस मसल के लिए। सेवंथ वाली फेशियल एक्सप्रेशन टेस्ट के लिए, सलाइवेशन के लिए और आंसू के प्रोडक्शन के लिए बहुत काम आती होगी ये, अब पता है आपको किसको, है ना। चलो उसके बाद है आपका वेस्टिब्यू कॉक्लियर। तो ये आती है आपकी वेस्टिबुलो कॉक्लियर हियरिंग और बैलेंस के लिए। फिर आपका आता है, देखो हियरिंग और बैलेंस कान के लिए बोला था ना मैंने, कान पे एक लगा दूंगा, वेस्टिबुलो कॉक्लियर। फिर आता है आपका ग्लोसोफेरिंजियल टेस्ट के लिए, स्वेलोइंग के लिए और सलाइवेशन के लिए। फिर वेगस ऑटोनॉमिक फंक्शन ऑफ हार्ट लंग्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टेस्ट और वॉइस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है वेगस, मैं जो बोल रहा हूँ उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। फिर 11th नंबर की शोल्डर एंड नेक मसल मूवमेंट के लिए और हाइपोग्लोसल मतलब की टंग, ये जो टंग की मूवमेंट है ना, जो आपकी वाइवा में बिल्कुल नहीं चलती, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हाइपोग्लोसल। तो आप सर को बोल देना वाइवा में जाके, सर देखो मेरी गलती नहीं है, मेरी हाइपोग्लोसल जो है वो मूवमेंट ही नहीं दे रही मेरे को। सर खुश हो जाएंगे, है ना। हो सकता है तो मैं निकाल भी दे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आपकी स्पाइनल नर्व। द फाइनल टॉपिक इज स्पाइनल नर्व। अब जब मैंने आपको वर्टिब्रा पढ़ाई थी, बोन्स जब मैंने आपको पढ़ाई थी, तब मैंने आपको बोला था पीछे होती है सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रम, कॉकेक्स, ये बोला था। फिर वर्टिब्री के केस में क्या होता है? सर्वाइकल 7 होती है, C7 TH12 L5 S5 C4 ऐसे होता था। फिर वो जो वर्टिब्रास थे वो फ्यूज होके C7 TH12 L5 S1 C1 बनाते थे, है ना। तो यहां पर क्या था कि सर्वाइकल वर्टिब्रीज 7 ही थी, हड्डी 7 ही थी। वो वर्टिब्रीज की बात है, किसकी बात है? वर्टिब्रास की बात है, वर्टिब्रीज की बात है। पर अब मैं बात कर रहा हूं नर्व्स की, उनसे जो नर्व्स निकल रही है ना उनकी बात कर रहा हूं। तो सर्वाइकल से टोटल 8 नर्व निकलती है, तो हमेशा ध्यान रखना C8 8 नर्व निकलती है। तो सर्वाइकल से कितनी निकलती है? 8। थोरेक्स से कितनी नर्व निकलती है? 12। लंबर से कितनी नर्व निकलती है? 5। एस से मतलब सेक्रम से कितनी निकलती है? 5। और आपके कॉकेक्स से कितनी निकलती है? 1।
तो 8 12 5 5 1, क्या बोलोगे? 8 12 5 5 1। इसको ऐसे याद रखो, मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ, 12 बजे तक लेक्चर बना लेता हूँ, शाम के 5 बजे तक दूसरे लेक्चर की तैयारी शुरू कर देता हूँ। तो 8 12 5 5 1, वैसे ये सही शेड्यूल था। आज 8 12 5 5 1 है ना, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रम, कॉक्सिक्स। क्लियर? तो टोटल जो स्पाइनल नर्व्स होती है वो होती है 31। कितनी होती है? 31। आप देख सकते हैं कितना फैली हुई है ये। ठीक है, चलिए अब यहां पर आप देखिए, सर्वाइकल कितनी बताई थी मैंने? 8। थोरेसिक कितनी बताई थी? 12। लंबर कितनी बताई थी? 5। सेक्रल कितनी बताई थी? 5। तो कितने हो गए? 12 और 8 20, 25, 30, और एक ये होती है सिंगल, तो 31। और यही हमने बोला था कितनी होती है? 31 पेयर। क्लियर? अगर ये एक वर्टिब्रा है तो इधर से जो नर्व निकल रही है वो इधर से भी निकलेगी, इसलिए हमें बोला पेयर में होती है। कैसी होती है? पेयर में। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी को, बढ़िया बात है। हमने देखा कि स्पाइनल नर्व कितनी होती है? 31 पेयर। हमने देखा कि सर्वाइकल कितनी होती है, उसमें नर्व 8 होती है, थोरेसिक 12 होती है, लंबर 5 होती है, सेक्रल 5 होती है, और कोडा इक्विना 1 होती है। ये घोड़े की पूंछ की तरह है भाई, है ना। चलिए अब यहाँ पर हम देखेंगे प्लेक्सस। सर ये प्लेक्सस क्या होता है? देखो ध्यान से सुनना, ये जो नर्व निकल रही है ना, सर्वाइकल की नर्व निकल रही है। सर्वाइकल में कितनी सर्वाइकल होती है? 8 सर्वाइकल नर्व निकल रही है, 1 2 3 4। अब ये नर्व आगे जाके अगर कहीं ना कहीं मिक्स होगी ना इस तरह से, ये जो ये मिक्स वाला पार्ट है ना, इसी को बोला जाता है प्लेक्सस। मतलब कि बंडल बन रहा है। क्या बन रहा है? बंडल बन रहा है। बंडल ऑफ नर्व कॉल्ड प्लेक्सस। बंडल ऑफ नर्व कॉल्ड प्लेक्सस। और अगर सर्वाइकल नर्व का बंडल बन रहा है तो क्या बोलेंगे? सर्वाइकल प्लेक्सस। क्या बोलेंगे? सर्वाइकल प्लेक्सस। तो सर्वाइकल प्लेक्सस का मतलब क्या है? प्लेक्सस का मतलब क्या हो गया? बंडल ऑफ नर्व, नर्व का बंडल बनना। और कौन से नर्व का बंडल बन रहा है? सर्वाइकल नर्व का। सो दैट्स वाई सर्वाइकल प्लेक्सस। क्या बोलोगे आप? cervical plexus, bundle of nerve of cervical nerve, so that's why it is known as cervical plexus। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखना, आपकी बॉडी में 4 प्लेक्सस देखने को मिलते हैं। सर्वाइकल प्लेक्सस, देन आपको देखने को मिलेगा ब्रेकियल प्लेक्सस, लंबर प्लेक्सस एंड सैक्रल प्लेक्सस। सारे प्लेक्सस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान से सुनना। जब मैं आपको अभी बताऊंगा तो आपको पता लगेगा कि अरे ये तो सब पड़ा हुआ है। जैसे सबसे पहले सर्वाइकल कितनी नर्व होती है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 होती है। ठीक है, हमने देखना है सर्वाइकल प्लेक्सस। जब मैं सर्वाइकल प्लेक्सस को देखता हूं तब मुझे पता लगता है कि C1 C2 C3 C4 जो स्टार्टिंग की 4 सर्वाइकल नर्व है, C1 C2 C3 C4 5 6 7 8, तो स्टार्टिंग के जो 4 है 1 2 3 और 4, C1 C2 C3 C4, ये जितनी भी 4 सर्वाइकल नर्व्स है ये आगे जाके इस तरह से बंडल बना लेती है, और इसी को बोला जाता है प्लेक्सस। क्या बोला जाता है? प्लेक्सस। और किसका बन रहा है? सर्वाइकल का, तो सर्वाइकल प्लेक्सस। तो सर्वाइकल प्लेक्सस क्या होता है? बंडल ऑफ नर्व ऑफ सर्वाइकल नर्व। और ये बनता कब है? C1 और C4 के बीच में बनता है, 4 नर्व आके बनती है ना। ठीक है, अब ये जो C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, ये जो स्टार्टिंग की 4 नर्व है 1 2 3 4, ये कहाँ कहाँ जाके इनर्वेट होती है? इनर्वेट का मतलब है ज्वाइन होती है, कनेक्ट होती है। इनका कहाँ कहाँ इनर्वेशन होता है? ये कहाँ कहाँ जाती है? ये जाती है आपकी बैक ऑफ द हेड। हम कहते हैं ना सर्वाइकल का प्रॉब्लम है यार, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, तो ये बैक ऑफ द हेड, नेक, शोल्डर, शोल्डर में दर्द है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, तो ये सब यहाँ तक रेडिएट हो रही है। ठीक है, ये कौन सी हो गई? 1 to 4। हमने देखा 1 से लेकर 4 तक, सर्वाइकल 1, सर्वाइकल 2, सर्वाइकल 3, सर्वाइकल 4, ये सारे मिलकर बनाते हैं सर्वाइकल प्लेक्सस, बंडल ऑफ नर्व्स। फिर हमने देखा कि C1 to C4 जो ये जितनी भी नर्व्स है ये कहाँ कहाँ तक जाती है? बैक ऑफ द हेड, नेक और शोल्डर तक। उसके बाद अब ये जो आपकी तीसरी, चौथी और पांचवी होती है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये जो होती है आपकी क्रेन सर्वाइकल नर्व, ये सर्वाइकल नर्व जाती है आपकी डायाफ्राम में। कहाँ पे जाती है? डायाफ्राम। अभी डायाफ्राम कहाँ होता है? ये जो लंग्स है मेरे, ये फेफड़े मेरे, सांस ले रहा हूँ फेफड़ों में जा रही है, लंग्स में जा रही है ना। फेफड़े किसके ऊपर होते हैं? डायाफ्राम के ऊपर। किसके ऊपर होते हैं? डायाफ्राम के ऊपर। तो जो मेरे लंग्स होते हैं वो किसके ऊपर सिचुएटेड है? डायाफ्राम के ऊपर सिचुएटेड है। एक होलो मस्कुलर ऑर्गन, क्या बोलते हैं इसको? मस्कुलर ऑर्गन। तो वहां पर होती है फ्रेनिक नर्व। कौन सी नर्व होती है? फ्रेनिक नर्व। तो ये आपकी जो C3 है, सर्वाइकल 3, सर्वाइकल 4, सर्वाइकल 5, ये सारी नर्व कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? डायाफ्राम में। तो अगर आपको सर्वाइकल में दिक्कत आती है, अगर आपको आपके सर्वाइकल रीजन में दिक्कत आती है,
उसी कंडीशन में पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि सर्वाइकल डैमेज मतलब कि अल्टीमेटली डायफ्राम की आपकी फ्रेनिक नर्व डैमेज, और डायफ्राम सही से काम नहीं करेगा। जब डायफ्राम सही से काम नहीं करेगा तो उसके ऊपर तो लंग्स है, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो इसीलिए जिसके सर्वाइकल में प्रॉब्लम होती है उसको ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम होती है। सर्वाइकल कौन कौन सी? सर्वाइकल 3, सर्वाइकल 4, सर्वाइकल 5। क्लियर? आगे चलते हैं। फिर हम देखते हैं C5 से लेकर T1 तक। अब ये जो C5 है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सर्वाइकल है। अब इसमें 1 2 3 4 5, 5 वाली है ना, हमें कहाँ से देखना है? 5 से। तो ये जो सर्वाइकल 5 है, सर्वाइकल 6 है, सर्वाइकल 7 है, सर्वाइकल 8 है, और सर्वाइकल के बाद क्या शुरू हो रहा है? थोरेसिक। तो थोरेसिक का जो 1 वाली है, इन सबको मिला दो, सर्वाइकल की 5 6 7 8 और थोरेसिक की 1 वाली। तो यहाँ पर ये सर्वाइकल 5 6 7 8 और थोरेसिक की 1, देखो ध्यान से देखना, सर्वाइकल की 5, सर्वाइकल की 6, सर्वाइकल की 7, सर्वाइकल की 8 और थोरेसिक की 1, ये सब मिलकर आगे ब्रेकियल प्लेक्सस बनाती है। प्लेक्सस का मतलब वही बंडल ऑफ नर्व्स, है ना। और ये जो सर्वाइकल और थोरेसिक वाली मिलकर ये आगे जाके कहाँ पर रेडिएट होती है? ये आगे जाके होती है मीडियल नर्व, रेडियल नर्व, अल्नर नर्व। मीडियल, दिस इज मीडियल नर्व, है ना। रेडियल, दिस इज रेडियल नर्व, दिस इज रेडियल नर्व, दिस इज अल्नर नर्व। तो ये मीडियल नर्व, रेडियल नर्व और अल्नर नर्व पे, मतलब आर्म पे जाती है आपकी। देखो C5 से T1, C5 C6 C7 C8 T1, ये आगे जाके क्या बना रही है? बंडल ऑफ नर्व्स बना रही है, जिसको बोलते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस। फिर ये आगे जाके कहाँ रेडिएट हो रही है? मेरे हाथ में। आप अगर मेरे हाथ को देखेंगे तो इस पे कई सारी नर्व्स होती है। अगर मैं आपको इस स्ट्रक्चर से समझाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं मेरे हाथों में कितनी सारी नर्व्स होती है, ठीक है। तो कुछ होती है जैसे कि मेरी मीडियल नर्व, नाम से पता लग रहा, मीडियल बीच की नर्व, है ना। फिर होती है रेडियल, रेडियल नर्व, दिस इज रेडियल नर्व ऊपर। फिर अल्ना, दिस इज अल्नर नर्व। तो मैं यहाँ ऐसे ऐसे करता हूँ तो मुझे ये लास्ट वाली फिंगर में सेंसेशंस होते हैं, है ना, क्योंकि ये नर्व कनेक्टेड है। उसके बाद L1 से लेकर L4 तक आपकी जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 है, L में 5 होती है, तो 1 2 3 4, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये जो नंबर 1 2 3 4 है ये आपस में आगे जाके नंबर प्लेक्सस बनाती है। प्लेक्सस का मतलब वही ग्रुप ऑफ नर्व्स और बंडल ऑफ नर्व्स। तो ये कहाँ होती है? आपकी थाई में होती है। अगर मैं अपनी थाई को देखूं तो वहां पर होती है फीमोरल, क्या होती है? फीमोरल नर्व। फिर L4 से लेकर S4 तक, अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। L4 से लेकर S4 तक, अब सुनो, L4 L5 L6, सॉरी 5 तक ही है ना। L4 L5 कहाँ तक है? L4 से लेकर आपका S4 तक। तो दिस इज L4, दिस इज L5, फिर S1 S2 S3 S4 ऐसे चलता रहता है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं L4 से लेकर S4 तक, तो हमने बना दिया L4 L5। फिर L4 L5 के बाद क्या शुरू होता है? सेक्रम, सेक्रल का 1 2 3 4, दिस इज 4। तो L4 से लेकर S4 तक जितनी भी नर्व्स है वो आगे जाके बंडल बनाएगी, और उस बंडल को कहते हैं सैक्रल प्लेक्सस। क्या कहते हैं? सैक्रल प्लेक्सस। और ये नर्व फिर आगे से वापस निकल के कहाँ जाएगी? आपके आपकी पूरी पीछे की तरफ जाती है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो आपके एस पे, है ना, आपका जो एस होता है, बिलो नी, घुटनों के नीचे, और बिलो थाई, और बैक ऑफ द थाई वी कैन से। बिलो थाई मतलब वही घुटना हो गया। तो ध्यान से सुनना, थाई के पीछे जो मेरा थाई था, थाई रीजन था, फीमर बोन जहां पर होती है ना, जो मेरी जांग हिंदी में बोलूँ तो जांगे होती है, उसके जस्ट पीछे की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया बैक ऑफ द थाई, पीछे की तरफ। एस मतलब कि ये यहाँ मेरे एस से लेकर बैक ऑफ द थाई से लेकर और बिलो नी तक, ये दर्द जो है होता है ना, कोई बोलता है ना साइटिका का प्रॉब्लम है यार, साइटिका है, बहुत दर्द होता है, ये थाई के पीछे यहाँ यहाँ से ही शुरू हो जाता है, ये पीछे तक दर्द रहता है, नीचे तक दर्द रहता है, घुटनों तक दर्द रहता है। तो ये सब क्यों है? क्योंकि ये सारी साइटिक नर्व है। यहाँ पर कितनी नर्व्स होती है? जितनी होती है वो सारी साइटिक नर्व्स होती है। कैसी नर्व्स होती है? साइटिक नर्व। तो ये साइटिक नर्व आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी? बिलो नी, घुटनों के नीचे, एस पर, और बेक ऑफ द थाई। तो एस पर हो गया, जैसे ये एस हो गया, तो एस पर हो गया, थाई पे हो गया, बैक ऑफ द थाई हो गया, है ना, और बिलो नी हो गया, घुटनों के नीचे हो गया। तो मतलब पीछे से लेकर आगे के पूरे पाँव में दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि साइटिक नर्व का प्रॉब्लम आ रहा है। तो जब कभी भी सायाटिक नर्व, इसको क्या बोलते हैं, सायाटिक नर्व का प्रॉब्लम आता है तो आपको दर्द शुरू होता है भयंकर। तो ये आपकी सारी स्पाइनल नर्व्स है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ये सारी कितनी स्पाइनल नर्व्स होती है और कहाँ कहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, कौन कौन से प्लेक्सस बनते हैं और कहाँ कहाँ पे ये रेडिएट होती है।
उसके बाद आपको इसके फंक्शन दे रखे हैं। अब देखो स्पाइनल नर्व है, तो आप देख सकते हैं पेन को, टच को, टेम्परेचर के जितने भी सेंसेशन है, पेन का, टच का, या तो मुझे दर्द हुआ सेंसेशन गया, या मैंने किसी को छुआ सेंसेशन गया, या कोई टेम्परेचर का सेंसेशन है, तो ये सारे सेंसेशन किसको जाएंगे? ब्रेन को जाएंगे। तो ये सारे नर्व, ये जो आपके पेन का सेंसेशन, टेम्परेचर का सेंसेशन, कोल्ड का सेंसेशन, टच का सेंसेशन, ये सारा सेंसेशन जा किसको रहा है? ब्रेन को। और ये जो सेंसरी नर्व कौन सी है? स्पाइनल नर्व। तो स्पाइनल नर्व का क्या काम है? सेंसेशन का भी काम है, सेंसेशन ले जाने का। ऑब्वियसली सेंसरी नर्व की तरह भी ये काम करती है। वॉलेंट्री मसल के मूवमेंट को कंट्रोल करती है, बॉडी के पोस्चर को हेल्प करने में, मेंटेन करने में हेल्प करती है, रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करती है, हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के फंक्शंस को रेगुलेट करती है। हमने देखा था ना स्पाइनल नर्व रेगुलेट कर रही थी। हमने देखा था ना ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दो तरह से, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। फिर हमने देखा था सिंपैथेटिक में कौन रेस्पॉन्सिबल है, आप देखो, आपने देखा था ना सिंपैथेटिक में, मैं आपको दिखा के लाता हूँ एक सेकेंड। ये आपकी थोरेसिक और लंबर, ये दोनों सिंपैथेटिक में रेस्पॉन्सिबल है। और ये है क्या? ये तो स्पाइनल नर्व ही है ना, है तो स्पाइनल नर्व ही ना। तो हमने बोल दिया यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी कि भैया जो स्पाइनल नर्व होती है वो आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के फंक्शन को रेगुलेट करती है, क्योंकि वहीं से सिग्नल जाते हैं। फिर सपोर्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन बॉडी पार्ट एंड रिलेइंग नर्व सिग्नल को रिले करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, सिग्नल्स को ले जाने का काम, जैसे फील हो रहा है, प्रेशर हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, कुछ भी सिग्नल्स आ रहा है उसको ब्रेन तक ले जाने का काम। एड इन ब्रीथिंग, एड का मतलब होता है हेल्प, हेल्प इन ब्रीथिंग बाय कंट्रोलिंग मसल लाइक द डायफ्राम, डायफ्राम की मसल को कंट्रोल करने का काम भी इसका होता है स्पाइनल नर्व का। क्योंकि आपने अभी देखा ना स्पाइनल नर्व की अगर मैं बात करूं तो आपके डायफ्राम के नॉर्मल मूवमेंट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सी होती है? फेनिक नर्व ही होती है ना, वहां पर फेनिक नर्व ही देखने को मिलती है। तो वही लिखा है हेल्प इन ब्रीथिंग बाय कंट्रोलिंग मसल लाइक द डायफ्राम वाया द फेनिक नर्व। डायफ्राम पे जो फेनिक नर्व होती है उसकी मदद से हम डायफ्राम को कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसमें भी आपके स्पाइनल नर्व का एक फंक्शन है। ठीक है, तो वही सब है, सेंसरी है, मोटर है, मिक्स्ड है। स्पाइनल नर्व से हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम देख लिया, स्पाइनल नर्व से हमने डायाफ्राम देख लिया, साइटिक नर्व देख ली, सब कुछ देख लिया, ये सब स्पाइनल नर्व से ही देखा है। तो ये था आज का आपका लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। मैंने अपना पूरा एफर्ट दिया है, 100% दिया है कि मैं आपको लेक्चर को क्लियर करा सकूं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको मिलेंगे www.depthofbiology.com वेबसाइट पर। ठीक है, आप जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम से, टेलीग्राम से, एप्लीकेशन से, व्हाट्सएप चैनल से, सभी पे आपको डेली अपडेट, मीम्स, पोल्स, एमसीक्यू मिलते रहते हैं, और लेक्चर्स के लिंक भी वहीं पर मिलती है, और जो भी अनाउंसमेंट होती है वहीं पर हम बताते हैं। तो सारे प्लेटफॉर्म आप ही के लिए डिजाइन करे गए हैं, जरूर जुड़िएगा। ठीक है, और भी किसी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप बता सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में, हम उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए डेप्थ ऑफ बायोलॉजी। सब्सक्राइबिंग शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए और बेटर वे में ला सकूं। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। जय श्री राम। थैंक यू।